अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले के स्कैन पर आपने देखा था कि आरक बुका भागते भागते एक जगह पर रुक गया था और अर्तुल उसके सामने पहुंच गया था। दूसरी जानिब उमर कबीले में तास्कुन बे सरदार मुंतखब हो गया था। इस किस के आगाज में जिरगे के सब आदमी खड़े हो जाते हैं और इल्बिल के रवायात के मुताबिक तास्कुन बे को झंडा, तलवार और कुरान पाक देती है। इसके बाद वो सरदार वाली नशिस्त पर बैठ जाता है। सब लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। फिर तास्कुन बे कहता है, मैं सरदार बन गया हूँ, लेकिन मुझे एक औरत की जरूरत है और अब उसे हासिल करने का वक्त आ चुका है। इल्बिल कहती है, इसका क्या मतलब है तास्कुन साहब? तास्कुन बे कहता है, अल्लाह के हुक्म पर मैं सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर इल्बिल और जिरगे के तमाम आदमी चौंक जाते हैं, जबकि सिरमा मुस्कुराने लगती है। फिर तास्कुन बे कहता है, आप क्या कहती हैं सिरमा खातून? क्या आप उमर कबीले के सरदार की बीवी बनना चाहती हैं? सिरमा आगे आ जाती है और फिर कहती है, सरदार की बीवी बनना एक सरदार की बेटी को ज़ेब देता है। मैं ये पेशकश कबूल करती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में मंगोल सिपाही सोने के संदूक घोड़ा गाड़ी से उतार कर नीचे रख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक जख्मी आदमी वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें बताता है कि अचानक अर्तुल के आदमी आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया है। इसी दौरान गुंदोगदो और उसके सिपाही पीछा करते करते उसी जगह पर पहुँच जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। फिर गुंदोगदो कहता है, वक्त आ चुका है जैसे तुर्गुत ने कहा था कि अब इनके ठिकाने को तबाह करने का वक्त आ चुका है। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल कह रहा था कि तुमने बहुत भाग लिया आरक बुका, अब मुझे बताओ कि बरके खान के करीब जासूस कौन है? आरक बुका कहता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखूंगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक जाल है। फिर आरक बुका चीख मारने लगता है। ये सुनते ही उसके सिपाही आगे आ जाते हैं। आरक बुका के आदमी अर्तुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर आरक बुका कहता है, मैंने तुम्हें बताया था अर्तुल, मैं तुम्हारा ये सफर जहन्नम बना दूंगा। ये जगह तुम्हारी कब्र हो गया अर्तुल, अब तुम्हें दफनाने का वक्त आ चुका है। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। इतने में घोड़ों की आवाजें आती हैं। बमसी, गुनगुत और गुंदुस वगैरह वहां पर पहुंच चुके थे। इतने में आरक बुका कहता है कि हमला करो और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। आरक बुका कहता है कि तुम्हारी मुसीबतों का भी खात्मा नहीं हुआ अर्तुल, इस सफर के दौरान तुम मारे जाओगे। ये कहकर वो दोबारा भाग जाता है, जबकि अर्तुल और उसके सिपाही उसके सिपाहियों का खात्मा कर रहे थे। फिर बमसी कहता है, अब्दुर्रहमान और हमारे सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे सरदार, और हम आपके पीछे यहाँ पर आ गए। अर्तुल कहता है, हम इस गलीज को भागने नहीं दे सकते बमसी, ये कोई और जाल भी सा सकता है। फिर अर्तुल दो सिपाहियों को अब्दुर्रहमान की तरफ भेजकर बाकियों के साथ आरक बुका के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो और उसके सिपाही मंगोलों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद वो सब आदमियों को मार देते हैं। फिर गुंदोगदो कहता है, अब हम यहाँ से सोना निकाल कर अर्तुल की बताई हुई खुफिया जगह पर ले जाएंगे जल्द अज जल्द। दूसरी तरफ उमर कबीले में इल्बिल कह रही थी, तास्कुन बे सरदार बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पेशकश कबूल करना तुम्हारे लिए जरूरी है सिरमा। तास्कुन बे कहता है कि आप फजूल बहस कर रही हैं इल्बिल खातून, आपकी बहन ने अपना फैसला सुना दिया है। इल्बिल कहती है, आप इस गुफ्तगू के दरमियान मत आए तास्कुन साहब, मैं अपनी बहन का जवाब सुनना चाहती हूँ। सिरमा कहती है, मैं उस इनाम को नहीं ठुकरा सकती जो किस्मत ने खुद मुझे पेश किया है। मैं तास्कुन साहब की पेशकश को कबूल करके अपनी मिरास और मकसद को आगे बढ़ाऊंगी बाजी। फिर तास्कुन बे कहता है, अब सुन लिया आपने इल्बिल खातून, अब इस खेमे में आपकी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। अब आप उमर कबीले की सरदार नहीं बल्कि सिर्फ एक मुसाफिर हैं। दूसरी तरफ आरक बुका भाग रहा था, जबकि अर्तुल और उसके साथी पीछा कर रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर वो रुक जाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है कि ये जालों वाला रास्ता तुम्हारी अपनी मौत बनेगा आरक बुका। इतने में वो आदमी पीछे मुड़ने लगता है जो दरअसल आरक बुका नहीं था। ये देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर उस आदमी के जहन में ख्याल आता है जब आरक बुका आ रहा था और वो आदमी इंतजार कर रहा था। इसके बाद आरक बुका दूसरे रास्ते पर चला गया था, जबकि ये आदमी सीधा चला गया था और अर्तुल और उसके सिपाहियों को अपने पीछे ले आया था। फिर अर्तुल पूछता है, आरक बुका कहाँ है? आदमी कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है, तुम जहाँ भी जाओगे आरक बुका तुम्हें ढूंढ लेगा। इतने में वो आदमी हमला कर देता है, लेकिन अर्तुल पहले ही वार में उसे मार देता है। फिर बमसी कहता है, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए सरदार? अर्तुल कहता है, उसने लाजमी अपने निशानों को मिटा दिया होगा, उसके पीछे जाना वक्त का ज़िया होगा। अब हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, अभी हमें वापस अब्दुर्रहमान की तरफ जाना चाहिए। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आरक बुका एक जगह पर बैठा हुआ था और कह रहा था, ये खेल मैंने सेट किया है अर्तुल, मैं इसे जैसे चाहूंगा खत्म करूंगा। इतने में उसके दो आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। आरक बुका पूछता है कि बाकी कहाँ है तैमोगे? तैमोगे कहता है, हमने दूर रहकर लड़ाई देखी है, वो सब मारे गए हैं आरक बुका। आरक बुका कहता है, अगर वो दुश्मन को मार नहीं सके तो उनका मरना ही बेहतर था, हमने अभी अपना काम जारी रखना है तैमोगे। अर्तुल इस जाल से बच गया है, लेकिन हम मजीद जाल बिछाएंगे। तैमोगे पूछता है, आप क्या करेंगे? आरक बुका कहता है कि अर्तुल को बरके खान का करीबी जासूस का पता लग गया है, अगर वो जासूस बेनकाब हो गया तो हर चीज़ का खात्मा हो जाएगा, इसलिए हम एक आखिरी और सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे।
मैं खुद बरके खान के इलाके में जाऊंगा और अर्तुल से पहले वहां पर पहुंच जाऊंगा। फिर हम अर्तुल और बरके खान के दरमियान होने वाले मुआहदे को रोकेंगे। हमारे आदमियों ने बरके खान की तरफ से आने वाला सोना पकड़ लिया है। अब तुम वहां पर जाकर उसकी हिफाजत करो, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो वापस आने से पहले मेरे अपने आप को मार देना। ये कहकर आरिक बुका एक तरफ चल पड़ता है। जाते जाते आरिक बुका कहता है, अलबास्ती की बहन के साथ राब्ते में रहना, वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल वापस अब्दुर्रहमान और सिपाहियों के पास पहुंच जाता है। अब्दुर्रहमान कहता है, हमने सबको मार दिया है सरदार। अर्तुल कहता है, बहुत अच्छे मेरे बहादुरों। आरिक बुका जानता है कि हम बरके खान से मिलने जा रहे हैं, वो यकीनन एक और जाल बिछाएगा। वामसी कहता है, सरदार क्या वो उस कश्ती पर भी जाल बिछा सकता है जिसमें हम समंदर पार करेंगे? अर्तुल कहता है, हर चीज़ पहले से तैयार है वामसी। वो कश्ती के बारे में कुछ नहीं जान सकता, लेकिन हम हर तरह के जाल और धोखेबाजी से तैयार रहना होगा। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीला में इलबिलके बहुत बेचैन थी और कह रही थी, जिरगे के आदमी कैसे तास्कुन बे को मुंतखब कर सकते हैं जबकि मैं बताल बे के साथ थी। मैंगो कहती है, ऐसा होना नामुमकिन है, लाजमी कोई वजह है। इलबिलके कहती है, लाजमी उन्हें कोई बड़ी लालच दी गई होगी, लेकिन मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगी। मैंगो पूछती है, आपको किस पर शक है खानम? इलबिलके कहती है कि मेरे ख्याल में सिरमा का हाथ है इसमें। उसने तास्कुन बे की शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। लाजमी पेशकश के बारे में सिरमा जानती होगी। मैं पता लगाऊंगी कि तास्कुन बे और सिरमा आपस में क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में तास्कुन बे कह रहा था, तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया सिरमा, अब हमें जल्द शादी की तकरीब करनी चाहिए। सिरमा कहती है, मैं यकीनन एक सरदार की बीवी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला शौहर मेरे लायक हो। तास्कुन कहता है, क्या मतलब है इस बात का सिरमा? सिरमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को साबित करो। तास्कुन बे कहता है, क्या तुम्हें मेरी सरदारी पर कोई शक है? सिरमा कहती है, मुझे यकीन नहीं है। अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बाबा उमर साहब की तरह जिम्मेदारी को निभाना होगा। तुम्हें टैक्स इकट्ठे करने होंगे। तुम जानते हो कि हम यहाँ पर रियासत के हुक्म पर आए थे। तास्कुन बे कहता है, ये सिर्फ रियासत के फरमान पर मुमकिन हो सकता है। सिरमा एक खत निकालकर तास्कुन के हवाले कर देती है और कहती है, ये है वो फरमान। अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने आप को साबित करो। पहले तुम्हें कई कबीले से टैक्स को इकट्ठा करना होगा। दूसरी तरफ अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। दूसरी जानब तैमूगे और एक आदमी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मंगोलों ने सोना रखा हुआ था। तैमूगे कहता है, गार के अंदर जाके चेक करो सोना। आदमी चेक करके बाहर आता है और कहता है, अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तैमूगे बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, लानत हो, आरिक बुका हम सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब हम सिर्फ एक तरीके से सोना वापस ले सकते हैं और वो है सिरमा खातून। अब उससे बात करने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ काई कबीला में हाइमा खातून कह रही थी, उमर कबीले में मामलात खराब हो रहे हैं। अभी अभी मुझे हैरान कुन खबर मिली है। गुंदोगदो पूछता है, क्या मसला हुआ है वालदा? हाइमा खातून कहती हैं, इलबिलकी खातून ने नए सरदार के लिए जिरगा मुनक़िद किया था, लेकिन उसकी मर्जी का उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ। सेलजान कहती है, तास्कुन बे ने मुंतखब होने के बाद सिरमा खातून का हाथ मांग लिया। गुंदोगदो कहता है, ये कितनी शर्म वाली बात है। लाजमी वो अतुल की गैर मौजूदगी में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुर्गुत के साथ वहाँ पर जाता हूँ और सूरत हाल को अपनी आंखों से देखूंगा। ये कहकर गुंदोगदो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तैमूर के बेकारी के वेश में दोबारा उमर कबीले में पहुंच जाता है। सिरमा उसे पानी देने के बहाने उसके करीब आ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तैमूर ऐसे से कहता है, बहुत आम बात है सिरमा खातून, यहाँ पर नहीं की जा सकती। इलबिलके इसी तरह चुप कर उन दोनों को देखने लगती है। फिर सिरमा पूछती है, मैं कहाँ पर आऊँ? तैमूर कहता है कि अलबास्ती की कब्र पर। सिरमा कहती है, मैं आती हूँ, तुम जाकर इंतजार करो। ये कहकर तैमूर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिरमा भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ती है। यह देखकर इलबिलके दिल में कहती है, लाजमी कुछ गड़बड़ है। उसके जाने के बाद फौरन सिरमा रवाना हो रही है। इतने में सिरमा घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद इलबिलके भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही समंदर के किनारे पर पहुंच चुके थे, जिसको पार करके वो बरके खान की तरफ जाने वाले थे। समंदर का मंजर देखकर तमाम सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। वामसी कहता है, बहुत अरसा हो गया है कि जब हमने आखिरी दफा समंदर देखा था। गुंदस कहता है, मैंने पहले कभी समंदर में सफर नहीं किया। इसके बाद वो सब खड़े होकर कश्ती का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिरमा अपने भाई की कब्र पर पहुंच चुकी थी। तैमूर भी वहां पर मौजूद था। इसी दौरान इलबिलके भी उन्हें छुप कर देखने लगती है। फिर तैमूर पूछता है, कबीले में क्या सूरत हाल है? सिरमा कहती है, हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक जा रही है। उस सोने की मदद से मैंने अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब करवा लिया है। बाकी काम भी मुश्किल नहीं होगा। अब तुम बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? तैमूर कहता है, कल एक अहम मिशन के लिए मुझे बहुत से आदमियों की ज़रूरत है और वो अलबास्ती के वफादार आदमी होने चाहिए। सिरमा पूछती है, हमें वो आदमी क्यों चाहिए? तैमूर कहता है, हम काई वालों को एक बड़ा झटका देंगे और तुम्हें इससे बहुत सारा सोना भी मिलेगा। सिरमा कहती है, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तैमूर। अगर इससे काई वालों को झटका मिले और मुझे सोना मिले तो फिर मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले के स्कैन पर आपने देखा था कि आरक बुका भागते भागते एक जगह पर रुक गया था और अर्तुल उसके सामने पहुंच गया था। दूसरी जानिब उमर कबीले में तास्कुन बे सरदार मुंतखब हो गया था। इस किस के आगाज में जरगे के सब आदमी खड़े हो जाते हैं और इल्बिल के रवायात के मुताबिक तास्कुन बे को झंडा, तलवार और कुरान पाक देती है। इसके बाद वो सरदार वाली नशिस्त पर बैठ जाता है। सब लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। फिर तास्कुन बे कहता है, मैं सरदार बन गया हूँ, लेकिन मुझे एक औरत की जरूरत है और अब उसे हासिल करने का वक्त आ चुका है। इल्बिल के कहती है, इसका क्या मतलब है तास्कुन साहब? तास्कुन बे कहता है, अल्लाह के हुक्म पर मैं सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर इल्बिल के और जिरगे के तमाम आदमी चौंक जाते हैं, जबकि सिरमा मुस्कुराने लगती है। फिर तास्कुन बे कहता है, आप क्या कहती हैं सिरमा खातून? क्या आप उमर कबीले के सरदार की बीवी बनना चाहती हैं? सिरमा आगे आ जाती है और फिर कहती है, सरदार की बीवी बनना एक सरदार की बेटी को ज़ेब देता है। मैं ये पेशकश कबूल करती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में मंगोल सिपाही सोने के संदूक घोड़ा गाड़ी से उतार कर नीचे रख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक जख्मी आदमी वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें बताता है कि अचानक अर्तुल के आदमी आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया है। इसी दौरान गुंदोगदो और उसके सिपाही पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। फिर गुंदोगदो कहता है, वक्त आ चुका है, जैसे तुर्गुत ने कहा था कि अब इनके ठिकाने को तबाह करने का वक्त आ चुका है। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल कह रहा था कि तुमने बहुत भाग लिया आरक बुका, अब मुझे बताओ कि बरके खान के करीब जासूस कौन है? आरक बुका कहता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखूंगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक जाल है। फिर आरक बुका चीख मारने लगता है। ये सुनते ही उसके सिपाही आगे आ जाते हैं। आरक बुका के आदमी अर्तुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर आरक बुका कहता है, मैंने तुम्हें बताया था अर्तुल, मैं तुम्हारा ये सफ़र जहन्नम बना दूंगा। ये जगह तुम्हारी कब्र होगी अर्तुल, अब तुम्हें दफनाने का वक्त आ चुका है। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। इतने में घोड़ों की आवाज़ें आती हैं। बमसी, गुनगुत और गुंदुस वगैरह वहाँ पर पहुँच चुके थे। इतने में आरक बुका कहता है कि हमला करो और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। आरक बुका कहता है कि तुम्हारी मुसीबतों का भी खात्मा नहीं हुआ अर्तुल, इस सफ़र के दौरान तुम मारे जाओगे। ये कहकर वो दोबारा भाग जाता है, जबकि अर्तुल और उसके सिपाही उसके सिपाहियों का खात्मा कर रहे थे। फिर बमसी कहता है, अब्दुर्रहमान और हमारे सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे सरदार, और हम आपके पीछे यहाँ पर आ गए। अर्तुल कहता है, हम इस गलीज को भागने नहीं दे सकते बमसी, ये कोई और जाल भी सा सकता है। फिर अर्तुल दो सिपाहियों को अब्दुर्रहमान की तरफ भेजकर बाकियों के साथ आरक बुका के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो और उसके सिपाही मंगोलों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद वो सब आदमियों को मार देते हैं। फिर गुंदोगदो कहता है, अब हम यहाँ से सोना निकाल कर अर्तुल की बताई हुई खुफिया जगह पर ले जाएंगे जल्द अज जल्द। दूसरी तरफ उमर कबीले में इल्बिल के कह रही थी, तास्कुन बे सरदार बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पेशकश कबूल करना तुम्हारे लिए जरूरी है सिरमा। तास्कुन बे कहता है कि आप फजूल बहस कर रही हैं इल्बिल के खातून, आपकी बहन ने अपना फैसला सुना दिया है। इल्बिल के कहती है, आप इस गुफ्तगू के दरमियान मत आएं तास्कुन साहब, मैं अपनी बहन का जवाब सुनना चाहती हूँ। सिरमा कहती है, मैं उस इनाम को नहीं ठुकरा सकती जो किस्मत ने खुद मुझे पेश किया है। मैं तास्कुन साहब की पेशकश को कबूल करके अपनी मिरास और मकसद को आगे बढ़ाऊंगी बाजी। फिर तास्कुन बे कहता है, अब सुन लिया आपने इल्बिल के खातून, अब इस खेमे में आपकी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। अब आप उमर कबीले के सरदार नहीं बल्कि सिर्फ एक मुसाफिर हैं। दूसरी तरफ आरक बुका भाग रहा था, जबकि अर्तुल और उसके साथी पीछा कर रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर वो रुक जाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है कि ये जालों वाला रास्ता तुम्हारी अपनी मौत बनेगा आरक बुका। इतने में वो आदमी पीछे मुड़ने लगता है जो दरअसल आरक बुका नहीं था। ये देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर उस आदमी के जहन में ख्याल आता है जब आरक बुका आ रहा था और वो आदमी इंतजार कर रहा था। इसके बाद आरक बुका दूसरे रास्ते पर चला गया था, जबकि ये आदमी सीधा चला गया था और अर्तुल और उसके सिपाहियों को अपने पीछे ले आया था। फिर अर्तुल पूछता है, आरक बुका कहाँ है? आदमी कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है, तुम जहाँ भी जाओगे आरक बुका तुम्हें ढूंढ लेगा। इतने में वो आदमी हमला कर देता है, लेकिन अर्तुल पहले ही वार में उसे मार देता है। फिर बमसी कहता है, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए सरदार? अर्तुल कहता है, उसने लाजमी अपने निशानों को मिटा दिया होगा, उसके पीछे जाना वक्त का ज़िया होगा। अब हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, अभी हमें वापस अब्दुर्रहमान की तरफ जाना चाहिए। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आरक बुका एक जगह पर बैठा हुआ था और कह रहा था, ये खेल मैंने सेट किया है अर्तुल, मैं इसे जैसे चाहूँगा ख़त्म करूँगा। इतने में उसके दो आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आरक बुका पूछता है कि बाकी कहाँ है तैमोगे? तैमोगे कहता है, हमने दूर रहकर लड़ाई देखी है, वो सब मारे गए हैं आरक बुका। आरक बुका कहता है, अगर वो दुश्मन को मार नहीं सके तो उनका मरना ही बेहतर था, हमने अभी अपना काम जारी रखना है तैमोगे। अर्तुल इस जाल से बच गया है, लेकिन हम मजीद जाल बिछाएंगे। तैमोगे पूछता है, आप क्या करेंगे? आरक बुका कहता है कि अर्तुल को बरके खान का करीबी जासूस का पता लग गया है, अगर वो जासूस बेनकाब हो गया तो हर चीज़ का खात्मा हो जाएगा, इसलिए हम एक आखिरी और सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे। मैं खुद बरके खान के इलाके में जाऊंगा और अर्तुल से पहले वहां पर पहुंच जाऊंगा। फिर हम अर्तुल और बरके खान के दरमियान होने वाले मुआहदे को रोकेंगे। हमारे आदमियों ने बरके खान की तरफ से आने वाला सोना पकड़ लिया है, अब तुम वहां पर जाकर उसकी हिफाजत करो।
लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो वापस आने से पहले मेरे अपने आप को मार देना। ये कहकर आरिक बुका एक तरफ चल पड़ता है। जाते जाते आरिक बुका कहता है, अलबास्ती की बहन के साथ राब्ते में रहना, वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल वापस अब्दुर्रहमान और सिपाहियों के पास पहुंच जाता है। अब्दुर्रहमान कहता है, हमने सबको मार दिया है सरदार। अर्तुल कहता है, बहुत अच्छे मेरे बहादुरों। आरिक बुका जानता है कि हम बरके खान से मिलने जा रहे हैं, वो यकीनन एक और जाल बिछाएगा। वामसी कहता है, सरदार क्या वो उस कश्ती पर भी जाल बिछा सकता है जिसमें हम समंदर पार करेंगे? अर्तुल कहता है, हर चीज़ पहले से तैयार है वामसी, वो कश्ती के बारे में कुछ नहीं जान सकता, लेकिन हम हर तरह के जाल और धोखेबाजी से तैयार रहना होगा। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीला में इलबिलके बहुत बेचैन थी और कह रही थी, जिरगे के आदमी कैसे तास्कुन बे को मुंतखब कर सकते हैं जबकि मैं बताल बे के साथ थी। मैंगो कहती है, ऐसा होना नामुमकिन है, लाजमी कोई वजह है। इलबिलके कहती है, लाजमी उन्हें कोई बड़ी लालच दी गई होगी, लेकिन मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगी। मैंगो पूछती है, आपको किस पर शक है खानम? इलबिलके कहती है कि मेरे ख्याल में सिरमा का हाथ है इसमें, उसने तास्कुन बे की शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। लाजमी पेशकश के बारे में सिरमा जानती होगी। मैं पता लगाऊंगी कि तास्कुन बे और सिरमा आपस में क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में तास्कुन बे कह रहा था, तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया सिरमा, अब हमें जल्द शादी की तकरीब करनी चाहिए। सिरमा कहती है, मैं यकीनन एक सरदार की बीवी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला शौहर मेरे लायक हो। तास्कुन कहता है, क्या मतलब है इस बात का सिरमा? सिरमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को साबित करो। तास्कुन बे कहता है, क्या तुम्हें मेरी सरदारी पर कोई शक है? सिरमा कहती है, मुझे यकीन नहीं है। अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बाबा उमर साहब की तरह जिम्मेदारी को निभाना होगा। तुम्हें टैक्स इकट्ठे करने होंगे। तुम जानते हो कि हम यहाँ पर रियासत के हुक्म पर आए थे। तास्कुन बे कहता है, ये सिर्फ रियासत के फरमान पर मुमकिन हो सकता है। सिरमा एक खत निकालकर तास्कुन के हवाले कर देती है और कहती है, ये है वो फरमान। अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने आप को साबित करो। पहले तुम्हें कई कबीले से टैक्स को इकट्ठा करना होगा। दूसरी तरफ अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। दूसरी जानब तैमूगे और एक आदमी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मंगोलों ने सोना रखा हुआ था। तैमूगे कहता है, गार के अंदर जाके चेक करो सोना। आदमी चेक करके बाहर आता है और कहता है, अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तैमूगे बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, लानत हो, आरिक बुका हम सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब हम सिर्फ एक तरीके से सोना वापस ले सकते हैं और वो है सिरमा खातून। अब उससे बात करने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ काई कबीला में हाइमा खातून कह रही थी, उमर कबीले में मामलात खराब हो रहे हैं। अभी अभी मुझे हैरान कुन खबर मिली है। गुंदोगदो पूछता है, क्या मसला हुआ है वालदा? हाइमा खातून कहती हैं, इलबिलके खातून ने नए सरदार के लिए जिरगा मुनक़िद किया था, लेकिन उसकी मर्जी का उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ। सेलजान कहती है, तास्कुन बे ने मुंतखब होने के बाद सिरमा खातून का हाथ मांग लिया। गुंदोगदो कहता है, ये कितनी शर्म वाली बात है। लाजमी वो अर्तुल की गैर मौजूदगी में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुर्गुत के साथ वहाँ पर जाता हूँ और सूरत हाल को अपनी आंखों से देखूंगा। ये कहकर गुंदोगदो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तैमूर के बेकारी के बेस में दोबारा उमर कबीले में पहुंच जाता है। सिरमा उसे पानी देने के बहाने उसके करीब आ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तैमूर ऐसे से कहता है, बहुत आम बात है सिरमा खातून, यहाँ पर नहीं की जा सकती। इलबिलके इसी तरह चुप कर उन दोनों को देखने लगती है। फिर सिरमा पूछती है, मैं कहाँ पर आऊँ? तैमूर कहता है कि अलबास्ती की कब्र पर। सिरमा कहती है, मैं आती हूँ, तुम जाकर इंतजार करो। ये कहकर तैमूर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिरमा भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ती है। यह देखकर इलबिलके दिल में कहती है, लाजमी कुछ गड़बड़ है। उसके जाने के बाद फौरन सिरमा रवाना हो रही है। इतने में सिरमा घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद इलबिलके भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही समंदर के किनारे पर पहुंच चुके थे, जिसको पार करके वो बरके खान की तरफ जाने वाले थे। समंदर का मंजर देखकर तमाम सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। वामसी कहता है, बहुत अरसा हो गया है कि जब हमने आखिरी दफा समंदर देखा था। गुंदस कहता है, मैंने पहले कभी समंदर में सफर नहीं किया। इसके बाद वो सब खड़े होकर कश्ती का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिरमा अपने भाई की कब्र पर पहुंच चुकी थी। तैमूर भी वहाँ पर मौजूद था। इसी दौरान इलबिलके भी उन्हें छुप कर देखने लगती है। फिर तैमूर पूछता है, कबीले में क्या सूरत हाल है? सिरमा कहती है, हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक जा रही है। उस सोने की मदद से मैंने अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब करवा लिया है। बाकी काम भी मुश्किल नहीं होगा। अब तुम बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? तैमूर कहता है, कल एक अहम मिशन के लिए मुझे बहुत से आदमियों की ज़रूरत है और वो अलबास्ती के वफादार आदमी होने चाहिए। सिरमा पूछती है, हमें वो आदमी क्यों चाहिए? तैमूर कहता है, हम काई वालों को एक बड़ा झटका देंगे और तुम्हें इससे बहुत सारा सोना भी मिलेगा। सिरमा कहती है, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तैमूर। अगर इससे काई वालों को झटका मिले और मुझे सोना मिले तो फिर मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले के स्कैन पर आपने देखा था कि आरक बुका भागते भागते एक जगह पर रुक गया था और अर्तुल उसके सामने पहुंच गया था। दूसरी जानिब उमर कबीले में तास्कुन बे सरदार मुंतखब हो गया था। इस किस के आगाज में जिरगे के सब आदमी खड़े हो जाते हैं और इल्बिल के रवायात के मुताबिक तास्कुन बे को झंडा, तलवार और कुरान पाक देती है। इसके बाद वो सरदार वाली नशिस्त पर बैठ जाता है। सब लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। फिर तास्कुन बे कहता है, मैं सरदार बन गया हूँ, लेकिन मुझे एक औरत की जरूरत है और अब उसे हासिल करने का वक्त आ चुका है। इल्बिलगे कहती है, इसका क्या मतलब है तास्कुन साहब? तास्कुन बे कहता है, अल्लाह के हुक्म पर मैं सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर इल्बिलगे और जिरगे के तमाम आदमी चौंक जाते हैं, जबकि सिरमा मुस्कुराने लगती है। फिर तास्कुन बे कहता है, आप क्या कहती हैं सिरमा खातून? क्या आप उमर कबीले के सरदार की बीवी बनना चाहती हैं? सिरमा आगे आ जाती है और फिर कहती है, सरदार की बीवी बनना एक सरदार की बेटी को ज़ेब देता है। मैं ये पेशकश कबूल करती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में मंगोल सिपाही सोने के संदूक घोड़ा गाड़ी से उतारकर नीचे रख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक जख्मी आदमी वहां पर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि अचानक अर्तुल के आदमी आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया है। इसी दौरान गुंदोगदो और उसके सिपाही पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। फिर गुंदोगदो कहता है, वक्त आ चुका है, जैसे तुर्गुत ने कहा था कि अब इनके ठिकाने को तबाह करने का वक्त आ चुका है। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल कह रहा था कि तुमने बहुत भाग लिया आरक बुका, अब मुझे बताओ कि बरके खान के करीब जासूस कौन है? आरक बुका कहता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखूंगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक जाल है। फिर आरक बुका चीख मारने लगता है। ये सुनते ही उसके सिपाही आगे आ जाते हैं। आरक बुका के आदमी अर्तुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर आरक बुका कहता है, मैंने तुम्हें बताया था अर्तुल, मैं तुम्हारा ये सफ़र जहन्नम बना दूंगा। ये जगह तुम्हारी कब्र होगी अर्तुल, अब तुम्हें दफनाने का वक्त आ चुका है। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। इतने में घोड़ों की आवाज़ें आती हैं। बमसी, गुनगुत और गुंदुस वगैरह वहाँ पर पहुँच चुके थे। इतने में आरक बुका कहता है कि हमला करो और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। आरक बुका कहता है कि तुम्हारी मुसीबतों का भी खात्मा नहीं हुआ अर्तुल, इस सफ़र के दौरान तुम मारे जाओगे। ये कहकर वो दोबारा भाग जाता है, जबकि अर्तुल और उसके सिपाही उसके सिपाहियों का खात्मा कर रहे थे। फिर बमसी कहता है, अब्दुर्रहमान और हमारे सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे सरदार, और हम आपके पीछे यहाँ पर आ गए। अर्तुल कहता है, हम इस गलीज को भागने नहीं दे सकते बमसी, ये कोई और जाल भी सा सकता है। फिर अर्तुल दो सिपाहियों को अब्दुर्रहमान की तरफ भेजकर बाकियों के साथ आरक बुका के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो और उसके सिपाही मंगोलों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद वो सब आदमियों को मार देते हैं। फिर गुंदोगदो कहता है, अब हम यहाँ से सोना निकाल कर अर्तुल की बताई हुई खुफिया जगह पर ले जाएंगे जल्द अज जल्द। दूसरी तरफ उमर कबीले में इल्बिलगे कह रही थी, तास्कुन बे सरदार बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पेशकश कबूल करना तुम्हारे लिए जरूरी है सिरमा। तास्कुन बे कहता है कि आप फजूल बहस कर रही हैं इल्बिलगे खातून, आपकी बहन ने अपना फैसला सुना दिया है। इल्बिलगे कहती है, आप इस गुफ्तगू के दरमियान मत आएं तास्कुन साहब, मैं अपनी बहन का जवाब सुनना चाहती हूँ। सिरमा कहती है, मैं उस इनाम को नहीं ठुकरा सकती जो किस्मत ने खुद मुझे पेश किया है। मैं तास्कुन साहब की पेशकश को कबूल करके अपनी मिरास और मकसद को आगे बढ़ाऊंगी बाजी। फिर तास्कुन बे कहता है, अब सुन लिया आपने इल्बिलगे खातून, अब इस खेमे में आपकी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। अब आप उमर कबीले की सरदार नहीं बल्कि सिर्फ एक मुसाफिर हैं। दूसरी तरफ आरक बुका भाग रहा था, जबकि अर्तुल और उसके साथी पीछा कर रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर वो रुक जाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है कि ये जालों वाला रास्ता तुम्हारी अपनी मौत बनेगा आरक बुका। इतने में वो आदमी पीछे मुड़ने लगता है जो दरअसल आरक बुका नहीं था। ये देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर उस आदमी के जहन में ख्याल आता है जब आरक बुका आ रहा था और वो आदमी इंतजार कर रहा था। इसके बाद आरक बुका दूसरे रास्ते पर चला गया था, जबकि ये आदमी सीधा चला गया था और अर्तुल और उसके सिपाहियों को अपने पीछे ले आया था। फिर अर्तुल पूछता है, आरक बुका कहाँ है? आदमी कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है? तुम जहाँ भी जाओगे आरक बुका तुम्हें ढूंढ लेगा। इतने में वो आदमी हमला कर देता है, लेकिन अर्तुल पहले ही वार में उसे मार देता है। फिर बमसी कहता है, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए सरदार? अर्तुल कहता है, उसने लाजमी अपने निशानों को मिटा दिया होगा, उसके पीछे जाना वक्त का ज़िया होगा। अब हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, अभी हमें वापस अब्दुर्रहमान की तरफ जाना चाहिए। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आरक बुका एक जगह पर बैठा हुआ था और कह रहा था, ये खेल मैंने सेट किया है अर्तुल, मैं इसे जैसे चाहूँगा ख़त्म करूँगा। इतने में उसके दो आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आरक बुका पूछता है कि बाकी कहाँ है तैमोगे? तैमोगे कहता है, हमने दूर रहकर लड़ाई देखी है, वो सब मारे गए हैं आरक बुका। आरक बुका कहता है, अगर वो दुश्मन को मार नहीं सके तो उनका मरना ही बेहतर था। हमने अभी अपना काम जारी रखना है तैमोगे। अर्तुल इस जाल से बच गया है, लेकिन हम मजीद जाल बिछाएंगे। तैमोगे पूछता है, आप क्या करेंगे? आरक बुका कहता है कि अर्तुल को बरके खान का करीबी जासूस का पता लग गया है। अगर वो जासूस बेनकाब हो गया तो हर चीज़ का खात्मा हो जाएगा, इसलिए हम एक आखिरी और सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे। मैं खुद बरके खान के इलाके में जाऊंगा और अर्तुल से पहले वहां पर पहुंच जाऊंगा। फिर हम अर्तुल और बरके खान के दरमियान होने वाले मुआहदे को रोकेंगे। हमारे आदमियों ने बरके खान की तरफ से आने वाला सोना पकड़ लिया है, अब तुम वहां पर जाकर उसकी हिफाजत करो, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो वापस आने से पहले मेरे अपने आप को मार देना। ये कहकर आरक बुका एक तरफ चल पड़ता है। जाते जाते आरक बुका कहता है, अलबास्ती की बहन के साथ राब्ते में रहना, वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल वापस अब्दुर्रहमान और सिपाहियों के पास पहुंच जाता है। अब्दुर्रहमान कहता है, हम
हमने सबको मार दिया है सरदार। अर्तुल कहता है बहुत अच्छे मेरे बहादुरों। आरिक बुका जानता है कि हम बरके खान से मिलने जा रहे हैं, वो यकीनन एक और जाल बिछाएगा। बमसी कहता है सरदार क्या वो उस कश्ती पर भी जाल बिछा सकता है जिसमें हम समंदर पार करेंगे। अर्तुल कहता है हर चीज़ पहले से तैयार है बमसी, वो कश्ती के बारे में कुछ नहीं जान सकता, लेकिन हम हर तरह के जाल और धोखेबाजी से तैयार रहना होगा। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीला में इलबिलके बहुत बेचैन थी और कह रही थी जिरगे के आदमी कैसे तास्कुन बे को मुंतखब कर सकते हैं जबकि मैं बताल बे के साथ थी। मैंगो कहती है ऐसा होना नामुमकिन है, लाजमी कोई वजह है। इलबिलके कहती है लाजमी उन्हें कोई बड़ी लालच दी गई होगी, लेकिन मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगी। मैंगो पूछती है आपको किस पर शक है खानम। इलबिलके कहती है कि मेरे ख्याल में सिरमा का हाथ है इसमें, उसने तास्कुन बे की शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। लाजमी पेशकश के बारे में सिरमा जानती होगी। मैं पता लगाऊंगी कि तास्कुन बे और सिरमा आपस में क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरकजी हमें में तास्कुन बे कह रहा था तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया सिरमा, अब हमें जल्द शादी की तकरीब करनी चाहिए। सिरमा कहती है मैं यकीनन एक सरदार की बीवी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला शौहर मेरे लायक हो। तास्कुन कहता है क्या मतलब है इस बात का सिरमा। सिरमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को साबित करो। तास्कुन बे कहता है क्या तुम्हें मेरी सरदारी पर कोई शक है। सिरमा कहती है मुझे यकीन नहीं है, अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बाबा उमर साहब की तरह जिम्मेदारी को निभाना होगा, तुम्हें टैक्स इकट्ठे करने होंगे। तुम जानते हो कि हम यहाँ पर रियासत के हुक्म पर आए थे। तास्कुन बे कहता है ये सिर्फ रियासत के फरमान पर मुमकिन हो सकता है। सिरमा एक खत निकालकर तास्कुन के हवाले कर देती है और कहती है ये है वो फरमान, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने आप को साबित करो। पहले तुम्हें कई कबीले से टैक्स को इकट्ठा करना होगा। दूसरी तरफ अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। दूसरी जानब तैमूगे और एक आदमी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मंगोलों ने सोना रखा हुआ था। तैमूगे कहता है गार के अंदर जाके चेक करो सोना। आदमी चेक करके बाहर आता है और कहता है अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तैमूगे बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है लानत हो, आरिक बुका हम सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब हम सिर्फ एक तरीके से सोना वापस ले सकते हैं और वो है सिरमा खातून। अब उससे बात करने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ काई कबीला में हाइमा खातून कह रही थी उमर कबीले में मामलात खराब हो रहे हैं, अभी अभी मुझे हैरान कुन खबर मिली है। गुंदोगदो पूछता है क्या मसला हुआ है वालदा। हाइमा खातून कहती हैं इलबिलके खातून ने नए सरदार के लिए जिरगा मुनक़िद किया था, लेकिन उसकी मर्जी का उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ। सेलजान कहती है तास्कुन बे ने मुंतखब होने के बाद सिरमा खातून का हाथ मांग लिया। गुंदोगदो कहता है ये कितनी शर्म वाली बात है, लाजमी वो अतुल की गैर मौजूदगी में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुर्गुत के साथ वहाँ पर जाता हूँ और सूरत हाल को अपनी आंखों से देखूंगा। ये कहकर गुंदोगदो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तैमूर के बेकारी के बेस में दोबारा उमर कबीले में पहुंच जाता है। सिरमा उसे पानी देने के बहाने उसके करीब आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तैमूर ऐसे से कहता है बहुत आम बात है सिरमा खातून, यहाँ पर नहीं की जा सकती। इलबिलके इसी तरह चुप कर उन दोनों को देखने लगती है। फिर सिरमा पूछती है मैं कहाँ पर आऊँ। तैमूर कहता है कि अलबास्ती की कब्र पर। सिरमा कहती है मैं आती हूँ, तुम जाकर इंतज़ार करो। ये कहकर तैमूर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिरमा भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ती है। यह देखकर इलबिलके दिल में कहती है लाजमी कुछ गड़बड़ है। उसके जाने के बाद फौरन सिरमा रवाना हो रही है। इतने में सिरमा घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद इलबिलके भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही समंदर के किनारे पर पहुंच चुके थे, जिसको पार करके वो बरके खान की तरफ जाने वाले थे। समंदर का मंजर देखकर तमाम सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। वामसी कहता है बहुत अरसा हो गया है कि जब हमने आखिरी दफा समंदर देखा था। गुंदस कहता है मैंने पहले कभी समंदर में सफर नहीं किया। इसके बाद वो सब खड़े होकर कश्ती का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिरमा अपने भाई की कब्र पर पहुंच चुकी थी। तैमूर भी वहाँ पर मौजूद था। इसी दौरान इलबिलके भी उन्हें छुप कर देखने लगती है। फिर तैमूर पूछता है कबीले में क्या सूरत हाल है। सिरमा कहती है हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक जा रही है। उस सोने की मदद से मैंने अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब करवा लिया है, बाकी काम भी मुश्किल नहीं होगा। अब तुम बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तैमूर कहता है कल एक अहम मिशन के लिए मुझे बहुत से आदमियों की ज़रूरत है और वो अलबास्ती के वफादार आदमी होने चाहिए। सिरमा पूछती है हमें वो आदमी क्यों चाहिए। तैमूर कहता है हम काई वालों को एक बड़ा झटका देंगे और तुम्हें इससे बहुत सारा सोना भी मिलेगा। सिरमा कहती है ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तैमूर, अगर इससे काई वालों को झटका मिले और मुझे सोना मिले तो फिर मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले के स्कैन पर आपने देखा था कि आरिक बुका भागते भागते एक जगह पर रुक गया था और अर्तुल उसके सामने पहुंच गया था। दूसरी जानिब उमर कबीले में तास्कुन बे सरदार मुंतखब हो गया था। इस किस के आगाज में जिरगे के सब आदमी खड़े हो जाते हैं और इलबिलके रवायात के मुताबिक तास्कुन बे को झंडा, तलवार और कुरान पाक देती है। इसके बाद वो सरदार वाली नशिस्त पर बैठ जाता है। सब लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। फिर तास्कुन बे कहता है मैं सरदार बन गया हूँ, लेकिन मुझे एक औरत की जरूरत है और अब उसे हासिल करने का वक्त आ चुका है। इलबिलके कहती है इसका क्या मतलब है तास्कुन साहब। तास्कुन बे कहता है
अल्लाह के हुक्म पर मैं सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर इलबिलके और जिरगे के तमाम आदमी चौंक जाते हैं, जबकि सिरमा मुस्कुराने लगती है। फिर तासकुन बे कहता है, आप क्या कहती हैं सिरमा खातून, क्या आप उमर कबीले के सरदार की बीवी बनना चाहती हैं? सिरमा आगे आ जाती है और फिर कहती है, सरदार की बीवी बनना एक सरदार की बेटी को ज़ेब देता है, मैं ये पेशकश कबूल करती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में मंगोल सिपाही सोने के संदूक घोड़ा गाड़ी से उतार कर नीचे रख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक जख्मी आदमी वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें बताता है कि अचानक अर्तुल के आदमी आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया है। इसी दौरान गुंदोगदो और उसके सिपाही पीछा करते करते उसी जगह पर पहुँच जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। फिर गुंदोगदो कहता है, वक्त आ चुका है, जैसे तुर्गुत ने कहा था कि अब इनके ठिकाने को तबाह करने का वक्त आ चुका है। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल कह रहा था कि तुमने बहुत भाग लिया आरिक बुका, अब मुझे बताओ कि बरके खान के करीब जासूस कौन है? आरिक बुका कहता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखूंगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक जाल है। फिर आरिक बुका चीख मारने लगता है। ये सुनते ही उसके सिपाही आगे आ जाते हैं। आरिक बुका के आदमी अर्तुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर आरिक बुका कहता है, मैंने तुम्हें बताया था अर्तुल, मैं तुम्हारा ये सफर जहन्नुम बना दूंगा, ये जगह तुम्हारी कब्र होगी अर्तुल, अब तुम्हें दफनाने का वक्त आ चुका है। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। इतने में घोड़ों की आवाजें आती हैं। बमसी, गुनगुत और गुंदुस वगैरह वहां पर पहुंच चुके थे। इतने में आरिक बुका कहता है कि हमला करो और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। आरिक बुका कहता है कि तुम्हारी मुसीबतों का भी खात्मा नहीं हुआ अर्तुल, इस सफर के दौरान तुम मारे जाओगे। ये कहकर वो दोबारा भाग जाता है, जबकि अर्तुल और उसके सिपाही उसके सिपाहियों का खात्मा कर रहे थे। फिर बमसी कहता है, अब्दुर्रहमान और हमारे सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे सरदार, और हम आपके पीछे यहाँ पर आ गए। अर्तुल कहता है, हम इस गलीज को भागने नहीं दे सकते बमसी, ये कोई और जाल भी सा सकता है। फिर अर्तुल दो सिपाहियों को अब्दुर्रहमान की तरफ भेजकर बाकियों के साथ आरिक बुका के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो और उसके सिपाही मंगोलों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद वो सब आदमियों को मार देते हैं। फिर गुंदोगदो कहता है, अब हम यहाँ से सोना निकाल कर अर्तुल की बताई हुई खुफिया जगह पर ले जाएंगे जल्द अज जल्द। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबिलके कह रही थी, तासकुन बे सरदार बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पेशकश कबूल करना तुम्हारे लिए जरूरी है सिरमा। तासकुन बे कहता है कि आप फजूल बहस कर रही हैं इलबिलके खातून, आपकी बहन ने अपना फैसला सुना दिया है। इलबिलके कहती है, आप इस गुफ्तगू के दरमियान मत आएं तासकुन साहब, मैं अपनी बहन का जवाब सुनना चाहती हूँ। सिरमा कहती है, मैं उस इनाम को नहीं ठुकरा सकती जो किस्मत ने खुद मुझे पेश किया है। मैं तासकुन साहब की पेशकश को कबूल करके अपनी मिरास और मकसद को आगे बढ़ाऊंगी बाजी। फिर तासकुन बे कहता है, अब सुन लिया आपने इलबिलके खातून, अब इस खेमे में आपकी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। अब आप उमर कबीले की सरदार नहीं बल्कि सिर्फ एक मुसाफिर हैं। दूसरी तरफ आरिक बुका भाग रहा था, जबकि अर्तुल और उसके साथी पीछा कर रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर वो रुक जाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है कि ये जालों वाला रास्ता तुम्हारी अपनी मौत बनेगा आरिक बुका। इतने में वो आदमी पीछे मुड़ने लगता है जो दरअसल आरिक बुका नहीं था। ये देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर उस आदमी के जहन में ख्याल आता है जब आरिक बुका आ रहा था और वो आदमी इंतजार कर रहा था। इसके बाद आरिक बुका दूसरे रास्ते पर चला गया था, जबकि ये आदमी सीधा चला गया था और अर्तुल और उसके सिपाहियों को अपने पीछे ले आया था। फिर अर्तुल पूछता है, आरिक बुका कहाँ है? आदमी कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है, तुम जहाँ भी जाओगे आरिक बुका तुम्हें ढूंढ लेगा। इतने में वो आदमी हमला कर देता है, लेकिन अर्तुल पहले ही वार में उसे मार देता है। फिर बमसी कहता है, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए सरदार? अर्तुल कहता है, उसने लाजमी अपने निशानों को मिटा दिया होगा, उसके पीछे जाना वक्त का ज़िया होगा, अब हम अपना सफर जारी रखेंगे, अभी हमें वापस अब्दुर्रहमान की तरफ जाना चाहिए। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आरिक बुका एक जगह पर बैठा हुआ था और कह रहा था, ये खेल मैंने सेट किया है अर्तुल, मैं इसे जैसे चाहूंगा खत्म करूंगा। इतने में उसके दो आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। आरिक बुका पूछता है कि बाकी कहाँ है तैमोगे? तैमोगे कहता है, हमने दूर रहकर लड़ाई देखी है, वो सब मारे गए हैं आरिक बुका। आरिक बुका कहता है, अगर वो दुश्मन को मार नहीं सके तो उनका मरना ही बेहतर था, हमने अभी अपना काम जारी रखना है तैमोगे। अर्तुल इस जाल से बच गया है, लेकिन हम मजीद जाल बिछाएंगे। तैमोगे पूछता है, आप क्या करेंगे? आरिक बुका कहता है कि अर्तुल को बरके खान का करीबी जासूस का पता लग गया है, अगर वो जासूस बेनिकाब हो गया तो हर चीज़ का खात्मा हो जाएगा, इसलिए हम एक आखिरी और सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे। मैं खुद बरके खान के इलाके में जाऊंगा और अर्तुल से पहले वहां पर पहुंच जाऊंगा। फिर हम अर्तुल और बरके खान के दरमियान होने वाले मुआहदे को रोकेंगे। हमारे आदमियों ने बरके खान की तरफ से आने वाला सोना पकड़ लिया है, अब तुम वहां पर जाकर उसकी हिफाजत करो, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो वापस आने से पहले मेरे अपने आप को मार देना। ये कहकर आरिक बुका एक तरफ चल पड़ता है। जाते जाते आरिक बुका कहता है, अलबास्ती की बहन के साथ राब्ते में रहना, वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल वापस अब्दुर्रहमान और सिपाहियों के पास पहुंच जाता है। अब्दुर्रहमान कहता है, हमने सबको मार दिया है सरदार। अर्तुल कहता है, बहुत अच्छे मेरे बहादुरों। आरिक बुका जानता है कि हम बरके खान से मिलने जा रहे हैं, वो यकीनन एक और जाल बिछाएगा। बमसी कहता है, सरदार क्या वो उस कश्ती पर भी जाल बिछा सकता है जिसमें हम समंदर पार करेंगे? अर्तुल कहता है, हर चीज़ पहले से तैयार है बमसी, वो कश्ती के बारे में कुछ नहीं जान सकता,
लेकिन हम हर तरह के चाल और धोखेबाजी से तैयार रहना होगा। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीला में इलबिलके बहुत बेचैन थी और कह रही थी, जिरगे के आदमी कैसे तास्कुन बे को मुंतखब कर सकते हैं जबकि मैं बताल बे के साथ थी। मैंगो कहती है, ऐसा होना नामुमकिन है, लाजमी कोई वजह है। इलबिलके कहती है, लाजमी उन्हें कोई बड़ी लालच दी गई होगी, लेकिन मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगी। मैंगो पूछती है, आपको किस पर शक है खानम? इलबिलके कहती है कि मेरे ख्याल में सिरमा का हाथ है इसमें। उसने तास्कुन बे की शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। लाजमी पेशकश के बारे में सिरमा जानती होगी। मैं पता लगाऊंगी कि तास्कुन बे और सिरमा आपस में क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में तास्कुन बे कह रहा था, तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया सिरमा, अब हमें जल्द शादी की तकरीब करनी चाहिए। सिरमा कहती है, मैं यकीनन एक सरदार की बीवी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला शौहर मेरे लायक हो। तास्कुन कहता है, क्या मतलब है इस बात का सिरमा? सिरमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को साबित करो। तास्कुन बे कहता है, क्या तुम्हें मेरी सरदारी पर कोई शक है? सिरमा कहती है, मुझे यकीन नहीं है। अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बाबा उमर साहब की तरह जिम्मेदारी को निभाना होगा। तुम्हें टैक्स इकट्ठे करने होंगे। तुम जानते हो कि हम यहाँ पर रियासत के हुक्म पर आए थे। तास्कुन बे कहता है, ये सिर्फ रियासत के फरमान पर मुमकिन हो सकता है। सिरमा एक खत निकालकर तास्कुन के हवाले कर देती है और कहती है, ये है वो फरमान। अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने आप को साबित करो। पहले तुम्हें कई कबीले से टैक्स को इकट्ठा करना होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। दूसरी जानब तैमूगे और एक आदमी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मंगोलों ने सोना रखा हुआ था। तैमूगे कहता है, गार के अंदर जाके चेक करो सोना। आदमी चेक करके बाहर आता है और कहता है, अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तैमूगे बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, लानत हो, आरिक बुका हम सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब हम सिर्फ एक तरीके से सोना वापस ले सकते हैं और वो है सिरमा खातून। अब उससे बात करने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ काई कबीला में हाइमा खातून कह रही थी, उमर कबीले में मामलात खराब हो रहे हैं। अभी अभी मुझे हैरान कुन खबर मिली है। गुंदोगदो पूछता है, क्या मसला हुआ है वालदा? हाइमा खातून कहती हैं, इलबिलके खातून ने नए सरदार के लिए जिरगा मुनक्किद किया था, लेकिन उसकी मर्जी का उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ। सेलजान कहती है, तास्कुन बे ने मुंतखब होने के बाद सिरमा खातून का हाथ मांग लिया। गुंदोगदो कहता है, ये कितनी शर्म वाली बात है। लाजमी वो अतुल की गैर मौजूदगी में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुर्गुत के साथ वहाँ पर जाता हूँ और सूरत हाल को अपनी आंखों से देखूंगा। ये कहकर गुंदोगदो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तैमूर के बेकारी के बेस में दोबारा उमर कबीले में पहुंच जाता है। सिरमा उसे पानी देने के बहाने उसके करीब आ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तैमूर ऐसे से कहता है, बहुत आम बात है सिरमा खातून, यहाँ पर नहीं की जा सकती। इलबिलके इसी तरह चुप कर उन दोनों को देखने लगती है। फिर सिरमा पूछती है, मैं कहाँ पर आऊँ? तैमूर कहता है कि अलबासी की कब्र पर। सिरमा कहती है, मैं आती हूँ, तुम जाकर इंतजार करो। ये कहकर तैमूर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिरमा भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ती है। ये देखकर इलबिलके दिल में कहती है, लाजमी कुछ गड़बड़ है। उसके जाने के बाद फौरन सिरमा रवाना हो रही है। इतने में सिरमा घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद इलबिलके भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही समंदर के किनारे पर पहुंच चुके थे, जिसको पार करके वो बरके खान की तरफ जाने वाले थे। समंदर का मंजर देखकर तमाम सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। वामसी कहता है, बहुत अरसा हो गया है कि जब हमने आखिरी दफा समंदर देखा था। गुंदस कहता है, मैंने पहले कभी समंदर में सफर नहीं किया। इसके बाद वो सब खड़े होकर कश्ती का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिरमा अपने भाई की कब्र पर पहुंच चुकी थी। तैमूर भी वहाँ पर मौजूद था। इसी दौरान इलबिलके भी उन्हें छुप कर देखने लगती है। फिर तैमूर पूछता है, कबीले में क्या सूरत हाल है? सिरमा कहती है, हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक जा रही है। उस सोने की मदद से मैंने अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब करवा लिया है। बाकी काम भी मुश्किल नहीं होगा। अब तुम बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? तैमूर कहता है, कल एक अहम मिशन के लिए मुझे बहुत से आदमियों की ज़रूरत है और वो अलबासी के वफादार आदमी होने चाहिए। सिरमा पूछती है, तुम्हें वो आदमी क्यों चाहिए? तैमूर कहता है, हम काई वालों को एक बड़ा झटका देंगे और तुम्हें इससे बहुत सारा सोना भी मिलेगा। सिरमा कहती है, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तैमूर। अगर इससे काई वालों को झटका मिले और मुझे सोना मिले तो फिर मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है।